बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? होप सो कि सब लोग ठीक होंगे। आज हम डाटा स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके जो सिलेबस है उसके लिहाज से आई थिंक चैप्टर वीक नंबर 11 बनेगा। तो डाटा स्ट्रक्चर और इसकी टाइप्स के लिहाज से ये हमारा टॉपिक बनेगा। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले इसको हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत हाउ नाउ होनी चाहिए कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है, इसकी क्या टेक्निक है, ये क्यों यूज़ की जाती है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं कि इसमें कितनी तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स हम यूज़ करते हैं, जो हमारे पास ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर। वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम जो कंटेंट्स आज हमारे जो टॉपिक्स होंगे या जो चीज़ें हमें क्लियर करनी है, उनमें सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स होंगे, डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस होंगे, टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। तो ये 5 टॉपिक्स हैं जो आज हम क्लियर करेंगे। मेन हमारा टॉपिक जो डाटा स्ट्रक्चर ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर फर्दर जो टाइप्स इसकी मुख्तलिफ जो चीज़ें आ जाती हैं उनमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ऑपरेशंस आ जाएंगे, स्ट्रक्चर आ जाएगा, लीनियर डाटा टाइप्स आ जाएंगे एंड नॉन लीनियर डाटा टाइप्स आ जाएंगी, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, और ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होती है। तो डाटा स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए पहले हमारे पास डाटा का पता होगा, तो ही हम उसका देखेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर क्या बनता है। डाटा स्ट्रक्चर वो रॉ फैक्ट्स होते हैं, वो मटेरियल होता है जो कि हम किसी भी तरह से कोई भी जो मटेरियल है जिसको हम सिस्टम के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, वो तमाम का तमाम मटेरियल क्या है, सिस्टम के लिए डाटा होगा। वो कोई नंबर्स हो सकते हैं, वो कोई करैक्टर्स हो सकते हैं, इमेजेस, ग्राफिक्स हो सकती हैं, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, किसी भी तरह से कोई भी किसी किस्म का जो रॉ मटेरियल होगा, रॉ फैक्ट्स होंगे, वो सारे का सारा क्या होगा, डाटा होगा। तो अब इस डाटा को हमने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है। डाटा को स्टोर इस तरह से करना है कि हमें एक सीक्वेंस के साथ एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर सिस्टम के अंदर स्टोर करना है, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम उस डाटा को यूज़ करने लगें या उसको हम दोबारा रिट्रीव करना चाहें, तो वो डाटा हमें इजी वे में मिल सके, डाटा को हम इजी एक्सेस हमारे लिए हो सके। अगर हम उसको अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डाटा को सिस्टम के अंदर स्टोर कर देंगे, तो बाद में उसको सर्च करना, उसको फाइंड करना या उसको जब रिट्रीव करना होगा तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि वो किसी भी तरतीब से नहीं पड़ा होगा, हमें नहीं पता कि वो फाइल हमने कहाँ पे, किस फॉर्म में, किस नाम से स्टोर की हुई है, तो इसलिए उसको मुश्किल होगा उसको ढूंढना। तो हम क्या करते हैं कि एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसके अंदर हम सिस्टम के अंदर डाटा को एक तरतीब के साथ एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में सिस्टम के अंदर स्टोर कर देते हैं। तो डाटा को स्ट्रक्चर, तो इसी तरह से डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। डाटा स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द डाटा। तो इसमें हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, लॉजिकल रिप्रेजेंट करते हैं, सिस्टम के अंदर स्टोर करते हैं कि किस तरह से वो स्टोर होगा, और हर डाटा आइटम्स का दूसरी आइटम के साथ क्या रिलेशनशिप या किस तरह से रिलेशनशिप बनेगा, ये रिलेशनशिप भी डिफाइन किया जाता है, ताकि अगर हम एक डाटा को एक्सेस करते हैं या यूज़ करते हैं तो साथ वाला उसके जो रेलिवेंट डाटा होगा उसके रेलिवेंट डाटा को भी इजीली एक्सेस किया जा सके। तो ये इसका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। अब इसको फर्दर पढ़ेंगे तो आपको इसको मज़ीद डिटेल से बताऊंगा मैं, तो आपको समझ आ जाएगी। डाटा इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट for organize and storing data in memory that consider not only the element stored but also their relationship to each other। तो यहाँ पे वही बात उसको दोबारा से एक्सप्लेन किया गया है, उसको मज़ीद बताया गया है कि जो डाटा हमने सिस्टम के अंदर किसी एक ख़ास फॉर्मेट के अंदर स्टोर करना होता है, जिसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में सिस्टम के अंदर स्टोर किया जाता है, बल्कि उसको सिर्फ स्टोर नहीं किया जाता, वो सिर्फ डाटा आइटम्स को स्टोर नहीं किया जाता, बल्कि साथ में उनके रिलेशनशिप्स को भी डिफाइन किया जाता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, एक स्टूडेंट का नेम है, मैं स्टोर करना चाहता हूँ, उसका नाम है अली, तो मैं साथ में उसका क्या बताऊंगा, उसका नाम बताऊंगा कि इसका नाम है अली, और इस किस टाइप का ये डाटा है, ये हमारे पास करैक्टर टाइप का डाटा है।
हम इसको कैरेक्टर टाइप में स्टोर करना चाहते हैं। और ये किससे रेलिवेंट है, ये स्टूडेंट से रेलिवेंट है, तो हम स्टूडेंट की एंटिटी के से रेलिवेंट उसको स्टोर करवाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, उससे रिलेशनशिप भी उसका शो हो जाएगा कि ये स्टूडेंट से रेलिवेंट डाटा था, तो इसलिए हमने उसको उसका नाम जो है स्टूडेंट्स वाली डाटा के अंदर स्टोर करवा दिया, स्टूडेंट के अंदर टेबल के अंदर स्टोर करवा दिया। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर जो हमने डाटा है, जो भी किसी भी टाइप का डाटा है, जो हमारे पास इंटीजर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, जो भी हैं, इन चीज़ों को जब हम मेमोरी के अंदर स्टोर करवाते हैं या स्टोर करते हैं, ताकि जब हम उनको यूज़ करना चाहें दोबारा या दोबारा उनको एक्सेस करना चाहें तो इजी वे से उसको एक्सेस कर सकें, यूज़ कर सकें। हमारी मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होनी चाहिए, हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, हमें ज़्यादा मुश्किल फेस नहीं करनी चाहिए डाटा को एक्सेस करने के लिए। तो ये सारे हमारे गोल्स होते हैं, ये सारी हमारी अचीवमेंट्स होती हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम डाटा को इस वे में स्टोर करते हैं, या हमारा प्रोग्राम जो होता है कंप्यूटर का, उसको इस वे में डिज़ाइन किया जाता है कि वो हमारे लिए एफिशिएंट वे में काम कर सके। डाटा सच अभी तक जो मैंने आपको एग्जांपल दी हैं वो मैंने डाटा बेस से रेलिवेंट थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता दिया, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम स्टूडेंट्स और उसकी एंटिटी और ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो डाटा बेस से। तो इनफैक्ट यहाँ पे आपको समझाने का मकसद ये है कि डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में सिस्टम के अंदर स्टोर किया जाता है। तो ये होता है डाटा को एक स्ट्रक्चरल वे में स्टोर करना। आगे हम देखते हैं इसको नेक्स्ट। तो अब डाटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। बेसिक डाटा स्ट्रक्चर क्या है? डाटा स्ट्रक्चर अफेक्ट्स द डिजाइन ऑफ बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोग्राम। अगर हम डाटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डाटा स्ट्रक्चर जो है दो चीज़ों से मिलके बनती है, एक एल्गोरिदम होता है और एक होती है डाटा स्ट्रक्चर। यह जो हमारा प्रोग्राम है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक एल्गोरिदम और दूसरा डाटा स्ट्रक्चर। अब एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम का आपको पता होगा। एल्गोरिदम क्या होता है कि एल्गोरिदम हम अपनी प्रॉब्लम को जब मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर, इजी स्टेप्स के अंदर राइट डाउन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम बोलते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो भी हमने प्रोसीजर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनाना होता है, उसको जो स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम बोलते हैं। और डाटा स्ट्रक्चर क्या होती है? डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज करना या स्टोर करना, उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो एक प्रोग्राम कैसे बनता है? एक प्रोग्राम को बनाने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो एल्गोरिदम होना चाहिए, यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जैसे कि मुझे 2 + 2 4 करना है, तो इसके लिए मुझे एल्गोरिदम चाहिए होगा। तो एल्गोरिदम में मैं क्या क्या बताऊंगा? मुझे पहले बताना पड़ेगा कि मुझे 2 इंटीजर्स चाहिए होंगे, जिनके अंदर मैं क्या करूंगा? 2 इंटीजर्स वेरिएबल चाहिए होंगे, जिनके अंदर मैं 2 नंबर्स को टेम्परेरी तौर पे स्टोर करवा सकता हूँ। फिर एक थर्ड वेरिएबल चाहिए होगा सम का, जिसके अंदर मैं जो आंसर आएगा उसको स्टोर करवा सकता हूँ। तो मैंने ये फिर उसके बाद जो लास्ट वाला स्टेप होगा तो उसमें मैं बताऊंगा सिस्टम को कि अब इस आंसर को जो सम के अंदर हमने स्टोर किया उसको डिस्प्ले करवा दिया जाए स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह से मैंने 4 स्टेप्स के अंदर अपना एक प्रॉब्लम जो है प्लस का प्रोग्राम जो था उसको सॉल्व कर लिया। कैसे? पहले 2 इंटीजर्स लिए, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप मैंने क्या लिया? उनको ऊपर प्रोसेस करवाया। तीसरा स्टेप मैंने क्या किया? एक सम वेरिएबल लिया और उसके अंदर उसका रिजल्ट स्टोर करवा दिया। और फोर्थ स्टेप मैंने क्या किया? उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। अब ये देखें कि ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई है, एक एल्गोरिदम बन गया कि एक 2 + 2 को सॉल्व करने का हमारे पास एक मेथड आ गया कि जब भी हम 2 + 2 करना चाहेंगे, ये वाला एल्गोरिदम फॉलो करते हुए हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब डाटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 वेरिएबल्स यूज हुए हैं या तीसरा वेरिएबल हम सम के लिए यूज करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं। उन प्रोग्राम्स के अंदर हमें काफ़ी सारे वेरिएबल्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो अब मुझे कुछ ऐसे वेरिएबल्स यूज़ करने पड़ते हैं जो कि टेम्परेरी तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन बाद में उनका कोई यूज़ नहीं होता, लेकिन वो मेमोरी को यूज़ कर रहे होते हैं। वो टाइम हमारा कैलकुलेट जब एग्जीक्यूशन हो रही होती है तो टाइम उनको उतना ही लगता है, क्योंकि सिस्टम में उनको भी एग्जीक्यूट करवाना होता है, उनको भी रीड करना होता है, उनको भी आगे उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है, तो उसके ऊपर टाइम लगता है। तो हमें चाहिए कि हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखें या जब भी कोई एल्गोरिदम लिखें तो उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यूज़ ना करें, क्योंकि सिस्टम उनको रीड भी करेगा, सिस्टम उनको प्रोसेस भी करवाएगा और सिस्टम उनको एग्जीक्यूट भी करवाएगा। तो अगर हम एक्स्ट्रा वेरिएबल्स नहीं लेंगे या हम एक्स्ट्रा एक लॉजिक है उसको 2 स्टेप्स में कर लेंगे, जबकि उसको 5 स्टेप्स में भी सॉल्व कर सकते थे और 8 स्टेप्स में भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम वही प्रोग्राम 2 या 3 स्टेप्स में मिनिमम से मिनिमम स्टेप में अगर उसको
एग्जीक्यूट करवा लेते हैं तो हमारा प्रोग्राम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि हम अपने अपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया। तो एक अच्छे तरीके से हमने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, जिससे हमारे प्रोग्राम ने टाइम कम लिया एग्जीक्यूट होने में, जिसमें हमारे प्रोग्राम ने मेमोरी कम यूज़ की एग्जीक्यूट होने के लिए, और हमारा टाइम भी बच गया और हमें ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ा। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि एक अच्छे प्रोग्राम या एक अच्छा एल्गोरिदम के लिए ज़रूरी होती हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर्स हम इसी से अबाउट बढ़ेंगे। तो मुख्तलिफ डाटा को अरेंज करने के लिए मेमोरी के अंदर, जैसे हम डाटा सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर स्टोर करने के लिए एप्लीकेशन यूज़ करते हैं डाटाबेस की, इसी तरह से अगर हम मेमोरी के अंदर डाटा को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जो कि टेम्परेरी तौर पे सिस्टम के अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं, जो लोड होता है हमारी एप्लीकेशन हमारा काम को करता है, तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ तरह की डाटा टाइप्स चाहिए होती हैं सिस्टम को बताने के लिए कि कौन कौन सा सिस्टम के पास डाटा आएगा, कौन कौन सा उसने एग्जीक्यूट करवाना है, किस तरतीब से एग्जीक्यूट करवाना है। तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं या हमारे पास कुछ डाटा टाइप्स होती हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं और फिर उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस करवाते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स देखते हैं यहाँ पे। इट इज़ ए लॉजिकल वे टू स्टोरिंग डाटा एंड इट आल्सो डिफाइन मैकेनिज्म ऑफ द रिट्रीव डाटा। तो ये एक ऐसा लॉजिकल वे, यानी कि एक ऐसा तरीकाकार है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं और बाद में उस मैकेनिज्म, एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें बाद में उस डाटा को इजी वे में एक्सेस किया जा सकता है बिना किसी डिफ़िकल्टी के। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स, क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है, कि डाटा को मैनेज करने का एक तरीका है हमारे पास, एक मैकेनिज्म है डाटा को ऑर्गेनाइज करने का। तो डाटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक डाटा स्ट्रक्चर होता है प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और एक डाटा स्ट्रक्चर होता है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स वो वाले डाटा टाइप्स या वो डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ऑलरेडी एक सिंगल यूनिट की शक्ल में हमें मिलते हैं और वो बिल्ट इन प्रोग्राम की तरफ से बने बनाए हमारे पास मौजूद हैं। हम जस्ट उनको यूज़ करते हैं और उनके अंदर डाटा पुट करते हैं, उनको सिस्टम को बताने के लिए कि ये इस टाइप का हम सिस्टम को डाटा देना चाह रहे हैं। जैसा कि बात करते हैं डाटा स्ट्रक्चर की, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर की, तो इसमें इंटीजर्स आ जाते हैं हमारे पास, करैक्टर्स आ जाते हैं, फ्लोट आ जाते हैं, पॉइंटर्स वगैरह, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स, इसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को, जब हमने किसी वेरिएबल को एक सिंगल वैल्यू असाइन करवानी होती है, उस वक्त जो डाटा टाइप यूज़ की जाती हैं वो होती हैं इंटीजर्स, वो प्रिमिटिव डाटा टाइप होती हैं। जैसे कि मैं एक रोल नंबर है, उसको एक टाइम में रोल नंबर वेरिएबल को एक ही रोल नंबर असाइन कर सकता हूँ, तो उसके लिए जो मुझे डाटा टाइप यूज़ करनी पड़ेगी वो इंटीजर यूज़ करनी पड़ेगी। इसी तरह एक नेम वेरिएबल लिया है मैंने, अब उसको कोई वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ तो एक सिंगल नेम उसको असाइन किया जा सकता है एक टाइम में, और उसके लिए जो मुझे डाटा टाइप यूज़ करनी पड़ेगी वो करैक्टर टाइप की 4 यूज़ करनी पड़ेगी। और फ्लोट, जब मैं कोई रियल नंबर वैल्यूज़ देना चाहता हूँ, आशारिया वाली वैल्यूज देना चाहता हूँ, तो उस वक्त मैं उस वेरिएबल की जो डाटा टाइप रखूँगा वो कौन सी रखूँगा, फ्लोट। और इसी तरह से पॉइंटर्स भी यूज़ होते हैं हमारे डाटा स्ट्रक्चर्स में। तो दूसरी जो टाइप है हमारे पास वो है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। तो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एरेज आ जाती हैं और लिस्ट आ जाती हैं। एरेज जो होती हैं वो कॉन्टीन्यूसली होती हैं और हमारे पास एक तरतीब से डाटा को अरेंज उसमें ऑलरेडी किया गया होता है। जब हम डाटा को उस स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं तो खुद से ही अरेंज करके स्टोर कर रहे होते हैं, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर कर रहे होते हैं। तो इसमें होता है नॉन प्रिमिटिव होती क्या है, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स वो डाटा टाइप्स होती हैं जो कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स से मिल के बनती हैं। कम्बिनेशन ऑफ प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर या कम्बिनेशन ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या होता है कि अभी मैंने आपको बताया कि जब एक वेरिएबल को हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो एक सिंगल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे एक सिस्टम को एक टाइम में बहुत सारी वैल्यूज़ देनी है और सेम टाइप की वैल्यूज़ देनी है, तो उस वक्त मुझे जो डाटा टाइप यूज़ करनी पड़ेंगी वो नॉन प्रिमिटिव यूज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं एक टाइम में एक वेरिएबल जैसे नेम है, उस नेम वेरिएबल के अंदर मैं 10 नेम स्टोर करवाना चाहता हूँ, 20 नेम स्टोर करवाना चाहता हूँ, 25, 30, यानी कि 100 एंड थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स या उसके अंदर वैल्यूज में स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो उस वक्त
मुझे जो डाटा टाइप यूज़ करनी पड़ेंगी वो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके अंदर हम, अगर मैं इंटीजर वैल्यू देना चाहता हूँ एक वेरिएबल को, या एक वेरिएबल के अंदर या एक नाम के अंदर मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे एरेज यूज़ करूँगा। और अगर मुझे करैक्टर टाइप की वैल्यूज उसके अंदर स्टोर करवानी है तो फिर मैं स्ट्रिंग वगैरह यूज़ करूँगा। लेकिन इनसे हट के एक लिस्ट वेरिएबल होता है। लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट के अंदर हमारे पास जैसे एक आप लिस्ट बना लेते हैं, उसमें डाटा को अरेंज हम अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। अगर आगे पीछे अनअरेंज फॉर्म में डाटा है तो भी कोई मसला नहीं है, इसमें हम डाटा बाद में इजी वे में एक्सेस हो सकता है। लेकिन ये है कि इसका कुछ अपना मैकेनिज्म है, लेकिन उसको जब फर्दर पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। तो लिस्ट की भी नेक्स्ट 2 टाइप्स बनती हैं, एक लीनियर डाटा टाइप्स लीनियर बनती है और दूसरी बनती है नॉन लीनियर। लीनियर में क्या होता है, एक 3 इसकी टाइप्स हैं फर्दर, स्टैक है, क्यू है एंड लिंक लिस्ट है। तो स्टैक में डाटा स्टोर किया जाता है, क्यू में भी किया जाता है, इनमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, वो भी हम पढ़ेंगे। और लिंक लिस्ट में भी डाटा स्टोर किया जाता है, चाहे वो नंबर्स हैं चाहे करैक्टर है, किसी तरह का भी डाटा इसके अंदर ऑर्गेनाइज वे में स्टोर किया जा सकता है। और नॉन लीनियर में ट्रीज आ जाते हैं और ग्राफ्स आ जाते हैं, इनको भी पढ़ते हैं मजीद। Primitive data structures. There are basic structures and directly operated upon by the machine instruction. ये अभी मैंने आपको बताया कि there are, ये वो डाटा टाइप्स होती हैं जो कि बनी बनाई लैंग्वेज की तरफ से हमें बनी बनाई मिलती हैं, बिल्ट इन बनती हैं, और जो मशीन होती है इनके ऊपर डायरेक्टली इनको अंडरस्टैंड कर जाती है और इनके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो किया जाता है। क्योंकि इंट का मतलब मशीन को ऑलरेडी पता है कि इंट का मतलब है कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और CHAR करैक्टर का मतलब उसको CHAR का मतलब पहले पता है कि ये इस डाटा टाइप के साथ जो मेरे से पास वैल्यू आएगी वो हमेशा करैक्टर टाइप की होगी। तो उसको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें प्रीपेयर्ड हैं वो मशीन उसके लिए, और उनको दोबारा से उसके ऊपर प्रोसेस नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्टली उनको अंडरस्टैंड कर जाती है। integer, floating point numbers, character, constant, string, constant, pointer, etc. fall in this category। तो ये सारी की सारी जो डाटा टाइप्स हैं ये हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं। ये प्रिमिटिव, इनको डाटा स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। तो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, सिलेक्शन इनकी कर सकते हैं, अपडेटिंग कर सकते हैं, और डिस्ट्रॉय और डिलीट कर सकते हैं। यानी कि इन डाटा टाइप्स को हम डिलीट वगैरह भी, जो नहीं चाहिए होती या जो यूज़ नहीं करनी होती उनको डिलीट कर सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव की बात करते हैं, जो हमारा एक्चुअल हमारे पास जिस पे हम स्टडी करना चाह रहे हैं। देयर आर मोर स्पेसिफिक सोफिस्टिकेटेड डाटा स्ट्रक्चर्स। ये हमारे पास ज़्यादा यूज़ होने वाली और ज़्यादा हम इसको अपने अच्छे तरीके के साथ, इसको अपनी मर्ज़ी के साथ इनको यूज़ कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के साथ इनके अंदर चेंजिंग्स करते हुए, अपनी मर्ज़ी के साथ डाटा को अपडेट करते हुए, मॉडिफाई करते हुए इसको यूज़ कर सकते हैं। द डाटा स्ट्रक्चर्स दैट आर derived from the primitive data structure are called non primitive data structure। तो अगर हम डाटा को करना चाहें 2 हिस्सों में डिवाइड, तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में होता है। द नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर emphasize on structuring of a group homogeneous or heterogeneous data items। जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं या नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, ये 2 तरह के डाटा टाइप्स के साथ मिलके बनते हैं, या 2 तरह की प्रॉपर्टीज के साथ मिलके बनते हैं। जो इनके अंदर जो डाटा टाइप बनती है वो होमोजीनियस भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने एरे पढ़ी है, उसके अंदर तमाम का तमाम डाटा, एक वेरिएबल है उसके अंदर हमने काफ़ी सारी वैल्यूज़ रखी हैं, लेकिन वो सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम टाइप की होंगी। या तो वो एरे होंगी, वो या तो वो इंटीजर होंगी, या वो करैक्टर होंगी, या वो फ्लोट होंगी। डिफरेंट टाइप की उसके अंदर वैल्यूज़ नहीं हो सकती। या हेट्रोजीनियस है, इसके अंदर हम डाटा जो रखेंगे वो डिफरेंट टाइप का रखा जा सकता है। इसके अंदर अगर हम एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं लाइक, तो उसके अंदर उसका नाम जो होता है वो करैक्टर का होगा, उसका रोल नंबर जो होता है वो इंटीजर का होगा, और उसके मार्क्स वगैरह जो होते हैं वो मे बी फ्लोट में हो। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स का डाटा, एक डिफरेंट टाइप्स को मिला के एक न्यू डाटा टाइप बनाएंगे, एक न्यू डाटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसके अंदर फिर उसी लिहाज से डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर किया जा सकता है। नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास 2 फर्दर डाटा टाइप्स, 2 फर्दर इसकी टाइप्स आ जाती हैं। एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आ जाती है और एक
नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आ जाती है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और काइंड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर दैट हैज़ होमोजीनियस एलिमेंट्स। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो लीनियर जो एरे है या स्ट्रिंग है, इसके अंदर सिंपल एक ही टाइप का सारा का सारा डाटा रखा जाता है, सारी की सारी एलिमेंट्स या सारे की सारी वैल्यूज इसकी सेम टाइप्स की होती हैं, तो ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। तो वो तमाम डाटा स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर सेम टाइप का एक ही टाइप का डाटा स्टोर किया जा सके, वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होती है। द डाटा स्ट्रक्चर in which elements are in sequence and form a linear series। तो इसके अंदर जो डाटा होता है ना, एक सीरीज की शक्ल में स्टोर किया जाता है। मतलब कि पहला जो हमारे पास हमने पहला नेम स्टोर किया वो 0 इंडेक्स पे स्टोर हो गया, दूसरा नेम स्टोर किया वो 1 पे जाके हो गया, तीसरा किया 2 पे हो गया, फोर्थ 5, इस तरह एक सीक्वेंस के साथ एक सीरीज के अंदर डाटा स्टोर होता है। और वो सीरीज क्या होती है, एक सीक्वेंस के साथ होती हैं, 0 से लेके 100 सो ऑन, जितनी आप उसकी लेंथ रखेंगे उस हिसाब से वो सीरीज बन जाएगी। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स आर वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। तो इनको क्योंकि ये एक तरतीब शुदा होती हैं और पहले से बिल्ट इन हमें इनका कुछ कॉन्सेप्ट होता है, तो इसके अंदर सेम टाइप का डाटा होता है, तो इनके इसीलिए हमें इम्प्लीमेंट करना इनको आसान होता है। दिस सिंस द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन द लीनियर फैशन। तो जब अभी हमारे पास एडवांस सिस्टम के मॉडर्न सिस्टम के कंप्यूटर नहीं आते थे, तो हमारे पास जो पुराने सिस्टम थे वो लीनियर किस्म का डाटा को ही हैंडल किया करते थे और उन्हीं को ही यूज़ किया करते थे। सम कॉमनली यूज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। तो ये वो तमाम कह लें कि डाटा टाइप्स हैं जो कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की टाइप्स हैं। स्टैक में लीनियर टाइप स्टैक जो है वो भी लीनियर में आ जाती है, क्यू भी और लिंक लिस्ट भी। नॉन लीनियर की बात करते हैं तो नॉन लीनियर में हमारे पास आ जाता है डाटा स्ट्रक्चर इज ए डाटा स्ट्रक्चर इन विच डाटा आइटम इज कनेक्टेड टू सेवरल अदर डाटा आइटम्स। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि जो लीनियर होती है उसमें डाटा जो होता है, एक स्ट्रक्चर जो होता है वो बना हुआ होता है और सीरीज की शक्ल में होता है। मतलब कि पहला डाटा दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, पांचवा छठे के साथ, एक सीक्वेंस के अंदर एक सीरीज के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। जबकि नॉन लीनियर में ऐसा नहीं होता। नॉन लीनियर में क्या होता है कि एक नोड या एक आइटम फर्स्ट वाला है, वो मे बी सेकेंड वाले के साथ भी कनेक्टेड हो, वो मे बी फिफ्थ वाले के साथ भी कनेक्टेड हो, वो मे बी 8 वाले के साथ कनेक्टेड हो, या सेकेंड वाले के साथ भी कनेक्टेड हो। तो इस तरह से लाजमी नहीं है कि वो फर्स्ट वाला सिर्फ सेकेंड वाले के ही साथ कनेक्टेड होगा, वो थर्ड के साथ भी हो सकता है, फिफ्थ के साथ भी हो सकता है। तो मतलब कि वो मुख्तलिफ तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो एक सीरीज की शक्ल में नहीं होते। Non-linear data structure may exhibit either in hierarchical relationship or parent-child relationship। तो ये जो डाटा होता है एक हायरार्की की शक्ल में होता है। हायरार्की क्या होती है? हायरार्की मतलब कि पहले एक सिंगल एलिमेंट, उससे आगे फर्दर 2 एलिमेंट्स जनरेट होते हैं, उन 2 से फिर आगे फर्दर 2 एलिमेंट्स जनरेट होते हैं, या 3 एलिमेंट्स जनरेट होते हैं, फिर 3 से आगे फिर 4 हो जाते हैं, फिर 5 इस तरह से आगे उनकी तादाद बढ़ती रहती है। पहले लेवल पे एक एलिमेंट होता है, दूसरे पे फिर 2 हो जाते हैं, तीसरे लेवल पे जाके वो 4 हो जाते हैं, चौथे लेवल पे जाके वो 8 हो जाते हैं। तो इस तरह से वो एक आगे उनकी तादाद बढ़ती रहती है। जैसे कि हम एक ट्री की बात कर लेते हैं, दरख्त की बात कर लेते हैं, पहले एक सिंगल तना होता है, फिर उससे आगे 2 ब्रांचेस निकलती हैं, उन 2 ब्रांचेस से आगे फिर फर्दर 2 ब्रांचेस निकलती हैं। तो इस तरह से वो एक हायरार्की बन जाती है, एक पूरा एक कह लेंगे एक सिस्टम बन जाता है और एक नेटवर्क बन जाता है जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, अच्छा, द डाटा एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज इन ए सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, लाजमी नहीं है कि वो एक अरेंज्ड फॉर्म में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, मतलब कि पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें पहला दूसरे के साथ भी हो सकता है, पहला 5वें के साथ भी हो सकता है और पहला एलिमेंट 8वें के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। द डिफरेंट नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आर ट्रीज एंड ग्राफ्स। तो अगर हम नॉन लीनियर की बात करते हैं तो जो मोस्ट फेमस एंड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो इसमें डाटा स्ट्रक्चर्स हैं वो ट्री होती है और ग्राफ होते हैं। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो एरे, जैसे एग्जांपल्स पहले पढ़ चुके हैं, एरे होती है, लिंक लिस्ट होती है, स्टैक होती है एंड क्यू होती है। एरे क्या है? एरे को ज़रा डिटेल से देख लेते हैं। एरे एक ऐसी डाटा टाइप है, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा टाइप्स, डाटा एलिमेंट्स। मतलब कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो तमाम के तमाम होमोजीनियस एक सेम टाइप के होते हैं। मतलब कि अगर वो एलिमेंट्स हैं तो वो तमाम के तमाम, अगर 10 एलिमेंट्स की एक एरे बनाई है हमने,
तो उसके अंदर जो 10 की 10 वैल्यूज़ होंगी वो हमेशा या तो इंटीजर टाइप की होंगी या वो करैक्टर टाइप की होंगी या वो फ्लोट टाइप की होंगी। तो वो एक ही टाइप की वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर करेगी। एन एरे इज ए कंसिस्टिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स। तो एरे क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, जो ये कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, जो ऐसा वेरिएबल या ऐसा डाटा टाइप जो अपने अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर कर सके, वो काफ़ी सारी वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर कर सके, वो वाले जो डाटा स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है? एरे कहलाता है। अगर हम डाटा स्ट्रक्चर की बात करें एरे की, तो एरे के ऊपर हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। एरे के साथ हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। ट्रैवर्सिंग में क्या होता है कि 10 एलिमेंट्स की एक एरे बना ली है और पहले एलिमेंट के अंदर मैंने 10 वैल्यू स्टोर करवा दी और दूसरे एलिमेंट के अंदर मैंने 20 वैल्यू स्टोर करवा दी। अब मैं चाहता हूँ कि जो 10 वाली वैल्यू है इसको मैं उठा के आखिरी वाले एलिमेंट के अंदर ले जाऊँ, जो कि इंडेक्स नंबर जिसका क्या बनता होगा? 9 बनता होगा। तो मैं उसको वहाँ से मूव करूँगा, ट्रैवर्स करूँगा और लेके जाता जाता उसको 9 वाले इंडेक्स नंबर के ऊपर जाके स्टोर कर दूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रैवर्सिंग। मतलब कि एक एलिमेंट को उठा के दूसरे इंडेक्स पे जाके स्टोर करवा देने को हम क्या बोलते हैं? ट्रैवर्सिंग। सर्चिंग है, एक एरे बनाई हुई है, उसके अंदर 20-25 वैल्यूज स्टोर हैं या 100 स्टोर हैं या 1000 वैल्यू स्टोर हैं, लेकिन मैं उसके अंदर से किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो वो क्या होगी? सर्चिंग होगी। इंसर्शन, एक एरे थी ऑलरेडी बनी हुई, मैं उसके अंदर कुछ और वैल्यूज ऐड करना चाहता हूँ तो वो इंसर्शन होगी। कुछ वैल्यूज को डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीशन होगी। सॉर्टिंग मीन्स के एक एरे थी, उसके अंदर कुछ वैल्यूज स्टोर थी लेकिन वो अनअरेंज्ड फॉर्म में थी। मतलब कि पहले वे नंबर पे 10 स्टोर था, दूसरे नंबर पे 5 स्टोर था और तीसरे नंबर पे 15 स्टोर था। मैं चाहता हूँ कि इनको सीक्वेंस के साथ किया जाए, सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू। तो इससे तरतीब से डाटा को स्टोर करना या तरतीब देना डाटा को, वो क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है। चाहे वो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ स्टोर करें, सॉर्ट कर दें, या बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ सॉर्ट कर दें। तो सॉर्ट करने का मतलब होता है तरतीब देना। मर्जिंग की बात करते हैं तो मर्जिंग दो एरेज को, यानी कि एक एरे ए है उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर है, एक एरे बी है उसके अंदर भी कुछ वैल्यू स्टोर है, लेकिन वो हैं दोनों सेम टाइप की। तो अगर उन दोनों को मैं मिला के एक न्यू एरे बना देता हूँ जिसके अंदर एरे ए के भी तमाम एलिमेंट्स हों और एरे बी के भी तमाम एलिमेंट्स हो, उस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? मर्जिंग बोलते हैं। एरे की रिप्रेजेंटेशन अगर एरे को हम देखना चाहें तो एरे कुछ इस तरह से दिखाई देती है। यहाँ पे इन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? इंडेक्सेस बोलते हैं। तो 0 से हमेशा एरे का इंडेक्स शुरू होता है और आगे फर्दर उसी हिसाब से चलता रहता है। और ये जो बॉक्स बने हुए हैं ये एलिमेंट्स इनको बोलते हैं जहाँ पे वैल्यूज हमारी स्टोर होती हैं। तो 1 4 3 5 8 9 ये जो वैल्यूज इस एरे के अंदर स्टोर हुई हैं, जो हमने स्टोर करवाई हैं। तो यहाँ पे देखें, पहली वैल्यू 0 इंडेक्स पे स्टोर हुई है, दूसरी वैल्यू 1 इंडेक्स पे, तीसरी वैल्यू 2 इंडेक्स पे। तो इस तरह से एक तरतीब के साथ वैल्यूज सारी स्टोर की गई हैं इस एरे के अंदर। लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो लिंक लिस्ट भी एरे की तरह की होती है, लेकिन उसके अंदर आप ये देखें कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ जब उनको देखा जाए तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक देखें, इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ। तो फिर ये ऐसे मालूम होता है जैसे कि एक ही लिस्ट है और उसकी पार्टीशन की गई है। जबकि जो लिंक लिस्ट होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं? हर एलिमेंट को अलग अलग देख सकते हैं। हर एलिमेंट को अलग अलग देख सकते हैं। एक बॉक्स की शक्ल में हर एलिमेंट को दिखाया जा सकता है। एक बॉक्स बना लिया जाता है, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर दी जाती है, दूसरा बॉक्स उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर की जाती है, तीसरा बॉक्स फिर उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर दी जाती है। अब इन बॉक्सेस को आपस में मिलाने के लिए, इनका आपस में रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या किया जाता है? इस बॉक्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक बॉक्स के अंदर डाटा रखा जाता है, वो वैल्यू रखी जाती है, और दूसरे बॉक्स के अंदर या दूसरी पार्टीशन के अंदर हम वो नेक्स्ट जिसके साथ इसको अटैच करना होता है उसका एड्रेस रख दिया जाता है। तो फिर ये डाटा आइटम्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं। मतलब कि पहला या इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके आगे एग्जांपल देखते हैं। ए लिंक्ड लिस्ट इज ए लीनियर कलेक्शन ऑफ द डाटा एलिमेंट्स। इट हैज़ टू पार्ट्स, वन इज इन्फो एंड अदर इज लिंक पार्ट। तो इसके अंदर दो हिस्से होते हैं, मैंने अभी बताया। दो, एक बॉक्स बनाया जाता है, उसके दो हिस्से बनाए जाते हैं। एक के अंदर डाटा रखा जाता है यानी कि जिसको इन्फॉर्मेशन हम कह सकते हैं, और दूसरे के अंदर लिंक पार्ट जिसके अंदर हमने सेकंड जिसके साथ उसको कनेक्ट करना होता है उसका एड्रेस रखा जाता है।
जैसे ये देखें, ये वाला एक नोड है, इसके साथ यहाँ पे तो उसने लेफ्ट एंड राइट लिंक बनाया हुआ है। लेफ्ट का मतलब होगा जिसके साथ वो पीछे जो उससे प्रीवियस नोड जो है उसके साथ उसका एड्रेस इसके अंदर आ जाएगा लेफ्ट लिंक के अंदर, और जो राइट वाला होगा उसके जो फॉरवर्ड वाला यानी उससे नेक्स्ट वाला जो नोड होगा यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा। तो फिर इस नोड की हमें लोकेशन मालूम हो जाएगी कि ये यहाँ से किसके साथ अटैच है और यहाँ इसके आगे वाला कौन सा नोड है, इसके पीछे वाला नोड कौन सा है और इससे आगे वाला नोड कौन सा है। तो हमें इस तरह से पता चल सकता है। इन्फो पार्ट इज गिवन इन्फॉर्मेशन एंड लिंक पार्ट इज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो इसके ऊपर भी हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं। ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं, यानी कि एक नोड को उठा के स्टार्ट से उठा के एंड पे लेके जा सकते हैं, और दूसरे नोड को उठा के किसी और लोकेशन पे लेके जा सकते हैं। सर्चिंग की बात करते हैं तो हमने मुख्तलिफ नोड्स के अंदर हर एक बॉक्स को एक नोड बोला जाता है। हमने मुख्तलिफ नोड्स के अंदर मुख्तलिफ तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई है। हम किसी एक इन्फॉर्मेशन को सर्च करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, वो सर्चिंग आ जाएगी। मैं एंड पे एक और नोड लगाना चाहता हूँ, लिस्ट के अंदर शामिल करना चाहता हूँ, उसको इंसर्ट करना है इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर लास्ट से या शुरू से या दरमियान से एक नोड को एक बॉक्स को डिलीट करना चाहता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, डिलीशन हो जाएगा। ये आ गई जी उसकी एग्जाम्पल। मैंने अभी आपको बताया था कि एक बॉक्स होता है और बॉक्स की पार्टीशन कर दी जाती है दो हिस्सों में। तो पहले वाले हिस्से में क्या रखा जाता है, डाटा, और दूसरे वाले हिस्से में क्या रखा जाता है, नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब कि जो नेक्स्ट वाला नोड है उसका एड्रेस यहाँ पे इस हिस्से में रख दिया जाता है। ये हेड है कि जहाँ से हमारी ये लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है, इसका इसके अंदर एड्रेस होगा ये फर्स्ट वाले नोड का, ठीक है। तो डाटा वो वैल्यू जो हम स्टोर करना चाहते हैं किसी लिस्ट के अंदर या बॉक्स के अंदर, और नेक्स्ट जिसके साथ उसको अटैच करना चाहते हैं उसका एड्रेस हम इस यहाँ पे इस पार्ट के अंदर रख देंगे। तो यहाँ पे भी जब दूसरा नोड होगा उसके अंदर भी डाटा आ जाएगा और उसको किसके साथ अटैच करना है उसका एड्रेस हम इस नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर स्टोर करवा देंगे। इसी तरह अगर हम जितने भी नोड्स बनाते जाएंगे उनका एड्रेस हम प्रीवियस वाले नोड के जो एड्रेस वाला पार्ट है उसके अंदर स्टोर करवाते जाएंगे। और लास्ट वाला जो नोड होगा उसका जो एड्रेस पार्ट होगा वो नल होगा, वो ब्लैंक होगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसके आगे कोई नोड नहीं होगा, वहाँ पे हमारी लिंक लिस्ट ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से वहाँ पे हम कह लें कि उसका जो एड्रेस पार्ट होगा वो फ्री होगा। आगे डबल लिंक लिस्ट आ जाती है, सर्कुलर लिंक लिस्ट आ जाती है, उसमें मैं उसका कुछ तरीकाकार और होता है, लेकिन मैंने सिंपल आपको बताया फ़िलहाल। यहाँ पे ये देखें, ये नेक्स्ट वाला पार्ट ये वाला बनाया हुआ है, और ये वाला हिस्सा जो है उसका वो वाला हिस्सा है जो इन्फो वाला पार्ट है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये देखें ये डीन वाला जो है ये किसके साथ अटैच किया हुआ है उसने, उसका एड्रेस इसके अंदर क्या, नेक्स्ट वाले इसके अंदर क्या एड्रेस पड़ा हुआ है, 3 वाले नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है यहाँ पे ये देखें। और अगर हम ये आइटम्स की बात करते हैं तो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, 5 वाले का। मतलब कि अब इससे नेक्स्ट जो नोड होगा वो कौन सा होगा, 5 वाला होगा। तो 5 वाला कौन सा बनता है, यहाँ पे फिर यही बनता है। तो आगे इसी तरह से ये एक दूसरे के साथ लिंक होते जाएंगे। स्टैक की बात करते हैं तो स्टैक भी एक डाटा स्ट्रक्चर है। स्टैक के अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं, जैसे एरे के अंदर स्टोर किया जाता था, एक लिस्ट बना ली जाती है और एक सीक्वेंस के साथ डाटा स्टोर किया जाता है। तो इसके अंदर भी डाटा स्टोर किया जाता है, लेकिन इसके लिए जो मेथड अप्लाई होता है, इसके लिए जो हम यानी कि जो फार्मूला कह लें जो अप्लाई होता है इसके ऊपर, वो होता है लाइफो मेथड। स्टैक आल्सो कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो एक हम कह लें कि एक हमने बॉक्स ले लिया है, या एक बुक्स की बात कर लेते हैं, बुक्स की बात करें, पहले एक बुक रखी नीचे, उसके ऊपर दूसरी बुक रखी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, 6 बुक्स हमने एक दूसरे के ऊपर रख दी हैं। तो अब अगर मैं उसको एक मैकेनिज्म के तहत एक तरतीब से उतारना चाहूँ तो सबसे पहले मैं किस बुक को उतारना चाहूँगा, जो कि बुक मैंने लास्ट में रखी थी, जो सबसे ऊपर पड़ी थी। इस तरह फिर उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली, तो ये 1 बाय 1 करके मैंने बुक्स को सारी निकाल लिया। तो इसमें क्या होता है, लास्ट इन, यानी कि जो बुक लास्ट में सबसे ऊपर आई थी उसको हमने सबसे पहले निकाला, फिर उसके बाद वाली को, फिर उसके बाद वाली को, उसके बाद। स्टैक इज ए लिस्ट of elements in which an elements may be inserted or deleted at one end which known as। तो
इस लिस्ट के अंदर डाटा इंटर करने के लिए हमारे पास एक ही एंड होता है, उसी तरफ से डाटा सिस्टम इस लिस्ट के अंदर इंटर होता है और उसी तरफ से डाटा सिस्टम उस लिस्ट के अंदर से डिलीट होता है। तो अगर हमने सिस्टम उस लिस्ट के अंदर डाटा इंटर करना है तो भी वही एंड यूज़ करेंगे, और अगर हमने डिलीट करना है तो भी वही एंड यूज़ करेंगे। तो इस स्टैक के ऊपर हम दो तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं, पुश एंड पॉप। पुश का मतलब है कि हमने जब न्यू एलिमेंट्स उसके अंदर ऐड करने होंगे, और पॉप का मतलब है कि जब हमने कोई एलिमेंट उसके अंदर से डिलीट करना होगा। तो ये कुछ उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये देखें, ये एक एरे की तरह का ही है। तो अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू एंटर करना चाहता हूँ तो भी इसी एंड के अंदर से ये पहले यहाँ पे आएगी वैल्यू, फिर वो जब नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी तो फिर वो यहाँ पे आ जाएगी और पहले वाली मूव होकर यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद फिर मैं कोई वैल्यू एंटर करना चाहता हूँ तो ये वाली वैल्यू मूव होकर यहाँ पे चली जाएगी, ये वाली वैल्यू मूव होकर यहाँ पे आ जाएगी, और जो न्यू वैल्यू होगी वो यहाँ पे 0 एंड x पे आ जाएगी। तो इस तरह से वैल्यूज के अंदर जैसे जैसे वैल्यू मूव करते जाएंगे इसके अंदर ये फर्दर आगे आगे मूव होती जाएंगी और ऊपर वाली वैल्यूज आती जाएंगी। जैसे यहाँ पे बात करते हैं तो पहली वैल्यू यहाँ पे पहले होगी, जब दूसरी वैल्यू होगी तो दूसरे पहली वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। तो इसी तरह से जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी वो एंड पे यहाँ पे आ जाएगी, और जो लास्ट वैल्यू होगी वो सबसे टॉप पे रह जाएगी। क्यू की बात करते हैं तो क्यू भी इसी तरह का एक मैकेनिज्म है, डाटा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बोथ हैंड्स यूज होते हैं। एक तरफ से वैल्यू इंटर होती है और एक तरफ से वैल्यू डिलीट होती है। ए क्यू इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट आउट फर्स्ट सिस्टम आउट। तो इसमें ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर वैल्यू जो फर्स्ट आती है वही सबसे पहले डिलीट या उस लिस्ट के अंदर से निकाली जाती है। तो इसमें क्या होता है कि एक साइड से वैल्यू इंटर हो रही होती है, दूसरी साइड से वैल्यू निकल रही होती हैं। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो एंड में वैल्यू आ रही है उसको पहले निकाला जाए। तो जो सबसे पहली आई होगी वही वैल्यू सबसे पहले उसमें से पॉप भी हो रही होगी, यानी कि डिलीट भी हो रही होगी। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये वाली वैल्यू, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, और फिर ये, और लास्ट में ये। तो अगर मैं वैल्यू इंटर करता हूँ तो इस एंड से वैल्यू जा रही हैं, और अगर मैं वैल्यू डिलीट करता हूँ तो यहाँ से डिलीट हो रही हैं। फ्रंट से वैल्यूज डिलीट होती हैं और बैक से वैल्यूज इंटर होती हैं लिस्ट के अंदर। तो यहाँ से वैल्यूज इंसर्ट हो रही हैं और यहाँ से वैल्यूज डिलीट हो रही हैं। अगर मैं किसी को डिलीट करना चाहूँगा तो पहले ये वाली वैल्यू डिलीट होगी, फिर ये वाली होगी, फिर ये वाली होगी, फिर ये वाली, और फिर ये, इस तरह से एंड पे डिलीट होती जाएंगी। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं हमने पढ़े हैं दो तरह के होते हैं, और ट्री होती है और इसमें ग्राफ होते हैं। इसमें भी वैल्यूज होती हैं, अलग अलग स्टोर होती हैं, एक नोड्स की शक्ल में छोटे छोटे नोड्स होते हैं हमारे पास, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, लेकिन वो किसी तरतीब के साथ कनेक्टेड नहीं होते। लाजमी नहीं होता कि एक नोड एक के साथ ही कनेक्ट होगा, एक नोड डिफरेंट नोड्स के साथ कनेक्ट होता है और डिफरेंट लेवल्स पे जाके कनेक्ट होता है। इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले ट्री को देखते हैं फिर ग्राफ को देखते हैं। तो ट्री कुछ इस तरह का होता है, हायरार्किकल फॉर्म में होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पहले एक नोड होगा, उससे फर्दर फिर 3 जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पे देखें इस नोड से फिर फर्दर 2 जनरेट हो रहे हैं, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा, यहाँ से कितने फर्दर जनरेट हो रहे हैं 1 2 3 4 5, और फिर इससे तो ये एक हायरार्की बनती जा रही है। हमारे पास पहले एक सिंपल डाटा था, फिर उससे वो एक्सटेंड हुआ, फिर वो एक्सटेंड हुआ, फिर वो एक्सटेंड हुआ। तो इस तरह से वो आगे आगे लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, हर लेवल पे डाटा बढ़ता जा रहा है। डाटा फ्रीक्वेंटली कंटेन ए हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स। द डाटा स्ट्रक्चर विच रिफ्लेक्ट्स दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड ट्री। तो अब यहाँ पे देखें कि डाटा यहाँ पे हमारे पास दो तरह का, यानी कि इसमें नोड्स दो तरह के होंगे हमारे पास। ये वाला जो नोड होगा जिससे फर्दर नोड्स जनरेट हो रहे हैं वो वाले को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट नोड बोलते हैं। जो जनरेट हो रहे होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे चाइल्ड नोड्स बोलेंगे। यानी कि ये और ये किससे जनरेट हो रहे थे, इससे हो रहे थे। ये वाला नोड क्या कहलाएगा, पेरेंट नोड, और ये तीनों क्या कहलाएंगे, चाइल्ड नोड कहलाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से आर पेरेंट, ये जब इनसे आगे कुछ जनरेट होगा तो ये पेरेंट्स बन जाएंगे, और इनसे आगे फिर जो जनरेट हो रहे होंगे वो चाइल्ड नोड्स बनते जाएंगे। तो पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनते 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 एक पूरा ट्री बन जाएगा। तो इसमें भी हम डाटा, इसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इस डाटा सेट के ऊपर, डाटा इसके अंदर इंसर्ट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, सर्च किया जा सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल रियल लाइफ से ली हुई है। अगर हम एक डिपार्टमेंट बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, जैसा कि कॉलेज के अंदर एक डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट
के अंदर कुछ पर्सन्स होंगे, वो कब बना और कब तक रहा, ये उसकी डेट्स आ गई। तो पर्सन ये इसका फर्दर एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन पर्सन्स के आगे फिर हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो दो चीज़ें आ जाएंगी, एक स्टूडेंट आ जाएंगे और दूसरा स्टाफ आ जाएगा। पर्सन दो तरह के हो सकते हैं, वो एक डिपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं और स्टाफ यानी कि टीचर्स भी हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स को एक्सटेंड किया जाए तो स्टूडेंट्स के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें बनती हैं, नेम, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक नोड लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक के साथ कनेक्ट होगा, एक नोड काफ़ी सारे नोड्स के साथ भी आगे कनेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ये देखें, ये वाला 3 के साथ कनेक्ट हो रहा है, ये वाला 2 के साथ हो रहा है और ये वाला भी यहाँ पे 3 के साथ हो रहा था। तो इस तरह से एक जो नोड है या एक डाटा जो है आगे फर्दर काफ़ी सारे डाटा के साथ कनेक्ट हो रहा होता है। ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ ये देखें, ग्राफ डाटा sometime contain a relationship between pairs of elements which is not necessarily hierarchical in nature। तो अगर हम डाटा को बात करते हैं कि लाजमी नहीं है कि डाटा हर टाइम हायरार्किकल फॉर्म में ही होगा। अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो इसमें डाटा हमारा ग्राफ्स की शक्ल, हायरार्की की शक्ल में नहीं होता, मतलब कि पेरेंट्स का आगे चाइल्ड को जनरेट नहीं कर रहे होते। इसमें एक लेवल पे मुख्तलिफ जो नोड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, जबकि यहाँ पे देखें ये पर्सन, ये स्टाफ और स्टूडेंट्स आपस में कनेक्ट नहीं है, लेकिन इनके आगे फर्दर जो नोड्स बन रहे हैं वो इन स्टूडेंट्स के नोड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे पब्लिकेशन है, ये सब्जेक्ट है या नेम है, ये इसके साथ कनेक्ट है, लेकिन ये स्टूडेंट और स्टाफ एक लेवल पे हैं तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे। जबकि ग्राफ में ये होता है कि एक लेवल पे जितने नोड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट होते हैं, उनसे जो चाइल्ड नोड बन रहे होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ भी कनेक्ट हो रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, ए बी के साथ भी कनेक्ट है, सी के साथ भी कनेक्ट है और डी के साथ भी कनेक्ट है। तो इस तरह से जो इसमें कोई तरतीब नहीं होती कि पहले एक आएगा फिर दो आएंगे। एक लेवल पे 2 नोड्स भी हो सकते हैं, एक लेवल पे 10 नोड्स भी हो सकते हैं और चाइल्ड में भी 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ एक नेटवर्क बन जाता है और नेटवर्क में कोई कहाँ पे भी एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एयरलाइन फ्लाइज ओनली बिटवीन सिटीज कनेक्टेड बाई लाइन। तो अगर हम सिटीज़ की बात करते हैं कि एक जहाज़ है जो लाहौर से मुल्तान जाता है, मुल्तान से कराची जाता है, वो वहाँ से कोयटा और फिर लाहौर। तो यहाँ पे देखें कि वो एक पूरा सर्कल पूरा करते हुए, एक नोड्स को कनेक्ट करते हुए दोबारा अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच रहा है। तो नोड्स एक दूसरे के साथ एक नेटवर्क की शक्ल में कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें जो ऑपरेशंस होते हैं, सर्चिंग का होता है, इंसर्शन का होता है, डिलीशन का होता है। ये इसकी एक एग्जांपल बनाई कि पहले ये नोड बना, फिर इससे आगे मज़ीद नेटवर्क बनते गए, यहाँ पे भी मज़ीद ये बना, उसके बाद फिर ये वाला बना, फिर ये बना, तो बहुत सारे नेटवर्क्स बन गए आपस में। ये हमारे पास आ गया था जी कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो नॉन लीनियर में हमारे पास दो तरह की डाटा स्ट्रक्चर होती हैं, एक ट्री होता है, ग्राफ होता है। ट्री में हमने पढ़ा कि हायरार्की की शक्ल में सारा डाटा एक दूसरे के साथ अरेंज फॉर्म में होता है, जबकि ग्राफ की शक्ल में नेटवर्क की शक्ल में होता है और अरेंज फॉर्म में नहीं होता, एक नोड दूसरे काफ़ी सारे नोड्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो मज़ीद आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।